कभी कभी एक क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत ही ज्यादा ह्यूज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इतना बड़ा कि वो बोल देते हैं कि लेट्स से देयर इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट, कुछ इस तरीके से। ऐसे डॉटेड लाइन बना के बोल देते हैं कि देयर इज अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ रजिस्टर। यहाँ पे बस पहले दो तीन रजिस्टर के बारे में आपको बता देंगे, ये आर है, ये वाला भी आर है, ये वाला भी आर है, ये वाला, यार ये 2R कर लेते हैं, इसको आर, इसको 2R, इसको आर, इसको 2R, इसको आर, इसको 2R, एंड डॉट 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 डॉट। तो बच्चों इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर है, यहां पर लिखा होगा इनफाइनाइटली मैनी रजिस्टर्स। ओके, इनफाइनाइटली मैनी लूप्स है, ऐसे एक के बाद एक के बाद एक। बस बैटरी का ईएमएफ पता होगा या हो सकता है ना पता हो, और आपसे पूछा जाएगा इस सर्किट का, इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिए। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट विद इनफाइनाइटली मैनी लूप्स। क्वेश्चन समझ में आया सबको? तो कहानी अभी भी वही है कि आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है, पर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इनफाइनाइटली मैनी है। तो इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, पहले इसको ड्रॉ कर लो फटाफट, फिर मैं बताता हूं। अगर इनफाइनाइट रेजिस्टर्स आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो बहुत ही सिंपल सा है इसका सॉल्यूशन, मैं 1 मिनट में बताता हूं। पहले आप इसको फटाफट क्वेश्चन को ड्रॉ कर लो। ओके, ड्रॉ कर लिया सबने? ड्रॉ कर लिया? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे कि इस पूरे सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल, उसकी कुछ वैल्यू मान लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। तो लेट्स से इस पूरे सर्किट की जो, हाँ क्या हुआ? सर जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी था ना। जो लास्ट टॉपिक था वो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही ठीक से। सर जो लास्ट टॉपिक था। हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंस। हाँ ओके सर। ठीक है, हाँ उसके बाद और कुछ नहीं पढ़ा है, उसके बाद और कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, लेकिन मैंने बीच क्या कहते हैं ये कराए थे, सर्किट सॉल्व कराए थे ना, सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना बताया था ना। हाँ सर। मैंने मेरे को लास्ट क्वेश्चन जो याद आ रहा है, जिस पर बेस्ड मैंने ये क्वेश्चन दिया है, वो इस तरह का था, कुछ सेम सर्किट था लेकिन उसमें वैल्यूज मैंने सारी दी हुई थी, इस तरह से था कुछ। एक क्वेश्चन कराया था मैंने, दो कराए थे, एक ऐसे डाला था, एक में ऐसे डाला था। ये मुझे लास्ट क्वेश्चन याद है, ये वाला क्वेश्चन किया था तूने आकाश? सर हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस ऐसे इसी का ये फाइनाइट सर्किट था, इसमें गिनती के 8-10 रजिस्टर थे। अब इनफाइनाइट वाला दे दिया मैंने जिसमें इनफाइनाइट रजिस्टर है। तो तुम्हें यह सीखना है कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। पहली चीज, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है x। क्या अज्यूम कर लिया कि इन सब को हटा के अगर एक रजिस्टर लगा सकते हैं तो वो कितना होना चाहिए? x होना चाहिए। ओके, तो हमने क्या अज्यूम किया कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू है x। ओके, अब एक बात बताओ, ये इनफाइनाइटली मैनी लूप्स है, इनफाइनाइटली मैनी लूप्स है, तो अगर मैं इसमें एक लूप और बढ़ा दूं, ठीक है, एक लूप और एक्स्ट्रा लगा दूं बैटरी के आगे, एक लूप और एक्स्ट्रा लगा दिया और उसके आगे वही अपना कौन सा लगा हुआ है, x। तो मैंने एक लूप एक्स्ट्रा लगा दिया, समझ में आ रही है बात? ये क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि भाई ये इनफाइनाइटली लूप्स थे, इन सब का इक्विवेलेंट x था, इस सर्किट का इक्विवेलेंट x था।
अब मैंने अगर एक लूप और एक्स्ट्रा लगा दिया तो क्या इक्विवेलेंट चेंज होना चाहिए? अगर ये इनफाइनाइटली मैनी लूप्स थे तो एक लूप लगाने से आर इक्विवेलेंट चेंज तो नहीं होना चाहिए। और इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? ये आर और ये एक्स पैरेलल में है तो इनका हो जाएगा आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, और ये वाला आर सीरीज में हो जाएगा तो प्लस आर। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने बोला कि इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है इस इनफाइनाइटली मैनी सर्किट्स रजिस्टर वाले सर्किट का। तो मैंने बोला इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं x, और अब एक लूप और एक्स्ट्रा लगा दिया, जैसे ये लूप थे। अच्छा, ये 2r लेना पड़ेगा मुझे, सॉरी, अगर सेम लूप लगाना है तो ये 2r लेना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2r हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट आया ये 2rx अपॉन 2r प्लस एक्स प्लस आर। अब चूंकि इनफाइनाइट लूप्स का इक्विवेलेंट x था तो एक लूप बढ़ाने के बाद जो इक्विवेलेंट आएगा उसकी वैल्यू चेंज तो नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू भी क्या रहनी चाहिए? x। और अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये समझ में आया आप लोगों के? x की वैल्यू तो अभी भी दी हुई है, x इज इक्वल टू 2r x की वैल्यू हमें निकालनी है। x की वो वैल्यू होनी चाहिए जिससे एक लूप एक्स्ट्रा लगाने पर आर इक्विवेलेंट चेंज ना हो। एक लूप एक्स्ट्रा लगाने पर या एक लूप कम करने पर आर की वैल्यू, x की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। सोचो इसके बारे में। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और इस क्वाड्रेटिक का जो रूट होगा वही आंसर हो जाएगा। इसका रूट आएगा a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक का रूट निकालना आता है ना सबको? या तो ब्रेक करके निकालते हैं या फिर क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से डायरेक्ट निकालते। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू आर प्लस माइनस 3r/2, जो कि हो जाएगा, माइनस वाला हटा देंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती रेजिस्टेंस, 4r/2, 2r आपका आ गया इक्विवेलेंट। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? इनफाइनाइट का केस कैसे करना है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर अब आ रही है? एक सेकंड रुको, हो सकता है मेरे लैपटॉप का ही साउंड कम हो। नहीं यार, लैपटॉप का साउंड तो है पूरा ऑलमोस्ट। हाँ, सब लोग आ गए ना, आकाश दोनों हो गए। यस, हाँ। अब बताओ, दोबारा से समझाऊं या तुमने पकड़ ली क्या किया मैंने, समझ गए तुम? रिदिम तक को आया समझ में? हाँ जी सर। हाँ बता, एक्सप्लेन कर वापस, क्या समझ में आया? सर आपने जो इसके रजिस्टर हैं इनको बोला आप इनकी वैल्यू x ले लो। हाँ तो हम उसमें 2rx जो उधर वैल्यू ऊपर दी हुई है 2r,
उसमें हाँ। हमने 2r x कर दिया, अपॉन कर दिया 2r प्लस x प्लस r कर दिया अरे ऐड। ये कहाँ से आया? ये क्या किया, क्यों किया, ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं ये चीज नहीं है सर। अरे तो वही तो क्रक्स है उसका, ध्यान से सुन फिर से। सर मैंने, हाँ बोलो। सर पूरा क्वेश्चन क्लियर करके समझा दीजिए सर, कितना आ हाँ मैं समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, पर एक बार चमक गया ना तो बहुत आसान है एक्चुअली। एक इनफाइनाइट सर्किट है, उसका इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें उसका अंत दिख ही नहीं रहा, तो कैलकुलेट कैसे करें? तो मैंने लॉजिक दिया कि अगर इस इनफाइनाइट सर्किट का इक्विवेलेंट x मान लें, ठीक है, इस इनफाइनाइट सर्किट का इक्विवेलेंट अज्यूम कर लेते हैं x, तो इसका इक्विवेलेंट x लिख लिया। और अब इस सर्किट में बहुत सारे लूप्स थे, वैसा ही एक लूप और एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है, x के आगे वैसा ही एक लूप और एक्स्ट्रा लगा दिया। और फिर पूछा अब इस वाले का इक्विवेलेंट कितना होगा? इस सर्किट का इक्विवेलेंट तुमको समझ में आता है, ये दोनों पैरेलल में है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इन दोनों के पैरेलल के साथ ये सीरीज में है। ये चीज समझ में आती है नहीं आती है? हाँ जी सर। हाँ, तो पहले इस पूरे का इक्विवेलेंट x मान लिया, और फिर ऐसे एक लूप और एक्स्ट्रा लगा दिया, और मैंने बोल दिया कि भाई अगर इनफाइनाइट वाले का इक्विवेलेंट x है तो एक लूप एक्स्ट्रा लगाने से इक्विवेलेंट में कुछ चेंज तो आना नहीं चाहिए, हाँ है ना? एक लूप एक्स्ट्रा से क्या फर्क पड़ेगा? जब इनफाइनाइट का x है तो एक लूप और लगा दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस नए वाले का इक्विवेलेंट निकाला और उसको भी वापस किससे इक्वेट कर दिया? x से। अब आई बात समझ में? हाँ जी सर। ठीक है, एक और तरीका है मेरे पास समझाने के लिए, एक और तरीका है, इसके लिए ये हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, हटा ही देता हूँ, तुमको समझा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। कम क्वेश्चंस करा पाऊँ, लेकिन जो कराऊँ वो बहुत अच्छे से आ जाए। ये R था, ये 2R था, ये R, ये 2R, एक और बना लेता हूं, ये R और ये 2R, और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर थे। किसी ने बोला कि मैं क्लेम करता हूं इस पूरे का R इक्विवेलेंट कितना है? X, ठीक है, इस पूरे का R इक्विवेलेंट कितना है? X। तो तुमने उसको बोला अरे भाई अगर इस पूरे का R इक्विवेलेंट X है तो अगर मैं एक लूप कम कर दूं, पिछली बार एक बढ़ाया था, एक लूप कम कर दूं, मतलब R और 2R को यहीं छोड़ दूं और बाकी ये पूरा इनफाइनाइट है, तो अगर इस पूरे का इक्विवेलेंट x है तो इतने पार्ट का इक्विवेलेंट भी लगभग x ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आती है बात समझ में? अगर 100 लूप्स का इक्विवेलेंट आया है तो 99 का भी कुछ खास फर्क थोड़ी होगा, क्योंकि हर एक लूप तो सेम ही है, ठीक है। किसी को आया समझ में? कुछ बोलो भाई, हाँ ना, समझ ही नहीं आ रहा है किसी को? नहीं सर। चमक रहा है? आपने जो डायग्राम रीड्रॉ करा है इसमें तो कोई भी माइनस नहीं करा आपने, मतलब जो क्या? बताना था आपने जो नीचे डायग्राम बनाया जो रीड्रॉ करा है इसमें तो आपने कोई भी जो रेजिस्टेंस है वो आपने तो हटाया नहीं है, डायग्राम तो सेम बना है जो पहले बना था जब ऐड हुआ था एक। अबे यार ध्यान से देखो, अगर A और B के बीच का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, लाएगो तुम, हटो, इतना टफ है क्या? मेरे को तो एक बार में समझ में आ गया था। अगर इनफाइनाइट A और B के बीच कितने रजिस्टर है बेटा? फिर ध्यान से बोलना, व्हाट इज द R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B? A और B के बीच कितने रजिस्टर लगे हुए हैं? इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है। R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने मान ली X। अब आंखें खोल के देखना,
अगर सी और डी के बीच बात करूं, ये है सी और ये है डी, सी और डी के बीच क्या तुमको सर्किट अलग दिख रहा है या सेम दिख रहा है? सी और डी के बीच, अब बताओ अगर ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट एक्स है तो सी और डी के बीच का सर्किट तुम्हें कुछ अलग दिख रहा है या सेम सर्किट है? ये भी, इसमें भी इनफाइनाइट लूप्स है, इन्फिनिटी में से एक कम हो गया तो कुछ चेंज थोड़ी हो गया। आ रही है बात समझ में? माइक ऑन करो, बोलो कोई कि जिसको आ रहा है, यस सर, नहीं आ रहा है उसको नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। हाँ आ रहा है, कितने सिंपल सी चीज है यार, ये सर्किट और ये सर्किट सेम ही तो है, इसी को तो आगे खिसका दिया मैंने। ठीक है, इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट एक्स है तो इसका भी क्या होगा? अरे इसका भी एक्स होगा। ठीक है, यानी सी और डी के बीच सब कुछ हटा के मैं कितना लगा सकता हूं? एक सिंगल रेजिस्टर लगा सकता हूं। सी और डी के बीच सब कुछ हटा के मैं एक सिंगल रेजिस्टर लगा सकता हूं जिसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? एक्स। और सी और डी के पीछे क्या है? ये एक और एक आर और एक इधर 2R, और ये क्या बन गया? ए और बी। अब ए बी के बीच इक्विवेलेंट अगर कैलकुलेट की जाए तो कितनी आएगी? R प्लस 2R इंटू एक्स अपॉन 2R प्लस एक्स। और इक्विवेलेंट कितनी होनी चाहिए? अभी तो बात करी थी कि एक्स ही होनी चाहिए। एक्स ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसमें एक लूप ऐड करने पर उसकी वैल्यू चेंज ना हो। इसको सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा। आ गया सबको समझ में? यस सर। हाँ जी सर। पूछो अगर किसी को नहीं आया है तो, मेरे पास एक और एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। दादो सर, पहले इसको लिख लिया, एक सेकंड। इसको लिख ले। ये इनफाइनाइट सीरीज से नहीं हो सकता क्या? इनफाइनाइट सीरीज से नहीं हो पाएगा बेटा, यही तरीका है इसका। अप्लाई कैसे करें? इनफाइनाइट चीजों कैसे निकालेंगे? कोई भी एक लूप का इक्विवेलेंट निकाल ही नहीं पाएंगे, उसके आगे का हिस्सा पता नहीं है। ठीक है सर। इस चीज पर सिर्फ 2-3 ही एग्जाम्पल हैं, इसलिए 2-3 एग्जाम्पल के अंदर तुम्हें सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं ऐसे, तो बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, लो एक और स्टूडेंट आ गई, अब मुझे वैसे भी दोबारा बताना पड़ेगा। अरे कैपेसिटर में भी हो सकता है क्वेश्चन, इनफाइनाइट रेजिस्टर की जगह इनफाइनाइट कैपेसिटर का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इनफाइनाइट रेजिस्टर का जैसे समझाया ऐसे इनफाइनाइट कैपेसिटर का भी समझाता हूँ, तो शायद तुम लोग रिलेट कर लोगे। नैनी एक नया कंसेप्ट सिखाया है, ध्यान से समझना, मैं हटा रहा हूँ इसको। ठीक है, यस सर। हाँ ध्यान से समझना। इससे पहले हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि एक सर्किट है उसमें टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम देख भी नहीं सकते कि टोटल कितने हैं कैपेसिटर है। ये उसका पहला लूप है। ठीक है, फिर ये दूसरा लूप है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लूप्स हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इनकी इसका कैपेसिटेंस 2C है, इसका C है, इसका भी 2C है, इसका C है। नीचे वाला हटा देता हूँ, मेरे को लूप एक जैसे रखने पड़ेंगे। अगर मैं इनफाइनाइट का केस दे रहा हूँ तो मेरे को लूप एक जैसे रखने पड़ेंगे। 2C C 2C C, एक और बना दूँ 2C C, इस तरह से बहुत सारे लूप्स, इनफाइनाइटली मैनी लूप्स। अब किसी ने बोल दिया कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो मैंने क्या किया कि अज्यूम कर लिया कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स। ओके, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स है। ओके,
और फिर मैंने क्या किया कि मैंने वही सर्किट रीड्रॉ किया और इस बार इन पॉइंट्स को बोल दिया P एंड Q। ये दोनों A B तो अभी भी थे और P एंड Q को अलग से कुछ नाम दे दिया इन दो पॉइंट्स को। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं नैनी कि अगर A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X है तो क्या तुम कुछ सोच के ये बता सकती हो कि P और Q के बीच, मतलब अगर इस पूरे की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X है तो इतने पार्ट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट ही होनी चाहिए। सेम होगी। क्यों डिफरेंट होनी चाहिए? क्योंकि लूप कुछ है ना, यहां पर लूप ज्यादा थे, इनफाइनाइट थे, और यहां पर कम हो गए। कितने हो गए? इनफाइनाइट माइनस। -1। लेकिन डू यू ऑनेस्टली थिंक कि इनफाइनाइट -1 और इन्फिनिटी में कोई डिफरेंस है? नहीं। थियोरेटिकली अलग होने चाहिए, पर प्रैक्टिकली इनफाइनाइटली मैनी लूप्स का और इनफाइनाइट लूप्स का इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट बराबर ही तो आएगा। 0.00000 समथिंग का डिफरेंस अगर होगा भी तो बहुत ही छोटा होगा वो डिफरेंस। आई बात समझ में या नहीं? Yes, sir. By the same logic, can I say कि C equivalent between P and Q should also be X? तो मैंने क्या किया कि P और Q के बीच जो ये पूरा सर्किट था, इतना पूरा जो सर्किट था, ये वाला पार्ट, इस सब को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया जिसकी वैल्यू कितनी होगी? X। बाकी सब कुछ वैसा ही रहने दिया। आई बात समझ में? P और Q के बीच ये सब कुछ हटा के, इसमें भी इनफाइनाइट थे, इसमें भी इनफाइनाइट है, तो ये सब कुछ हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है? X। और अब A और B के बीच कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी पड़े तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये C और ये X पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में कितना हो जाता है कैपेसिटेंस में? कैपेसिटेंस पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 और C2 अगर पैरेलल में है तो कितना आएगा इक्विवेलेंट? अरे बोला करो ना यार, क्या बैठे रहते हो? हमें कितना होगा C इक्विवेलेंट C और X का? C+X। और C+X और ये 2C सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/2C + 1/C+X। मैं कैसे लिखता हूं हमेशा? मैं लिखता हूं C1 C2 अपॉन C1 + C2। और A और B के बीच कितना इक्विवेलेंट माना था हमने पहले स्टेप में? X। तो ये वैल्यू आई, ये किसके बराबर होनी चाहिए? X के बराबर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वेश्चन राइट डाउन करो और इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। इसका आंसर मुझे स्पेस चाहिए होगा जो कि है नहीं मेरे पास। तुमने नोट डाउन कर लिया तो मैं ये हटा दूं? नो सर थोड़ा सा रह गया। हाँ हाँ, मेरे को सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए, मैं हटा दूंगा तो फिर तब सॉल्व कर पाऊंगा। क्वाड्रेटिक बनेगी, रूट निकल जाए तो अच्छा है, नहीं निकले तो वैसे ही ब्रेक करके कर लेना। वो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से कर लेना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे लाइटली मत लेना। इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन इवन IIT JEE एडवांस में भी आ सकता है, पर हाँ उसमें वो घुमा के देंगे।
स्ट्रेट लाइन वाला नहीं देंगे, कुछ लूप बना के देंगे। एक क्वेश्चन है इरोडोव का, वो मेरे को याद है, मैं कराऊंगा किसी टाइम, पहले बेसिक वाला सीख लो। एकदम यूनिक क्वेश्चन है, किसी को समझ में नहीं आता। माइनस वाला हटा दिया, निगेटिव नहीं हो सकती कैपेसिटेंस। सी आ गई, ये कितना अच्छा आंसर है भाई, सबको आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, अब sir. लास्ट में तुम कंफर्म हो जाएगा कि तुमको आया या नहीं आया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर से रेजिस्टेंस का दे रहा हूँ। नहीं, अब इससे पहले हमने रेजिस्टेंस पर ही किया था क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर से इनको रेजिस्टेंस का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ठीक है, कुछ ऐसे था क्वेश्चन, एक बैटरी बना दी थी। बैटरी का हालांकि आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने में कोई रोल नहीं होता। ये आर, ये 2R, ये 3R, फिर से R, ये 2R, ये 3R। एक बार फिर बना देता हूं, R, 2R, 3R। और डॉट 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 डॉट। भाई जो भी सही आंसर निकाल के बताएगा लॉकडाउन खुलने के बाद, एक डेयरी मिल्क उसकी। जो पहला गलत आंसर देगा वही वो डेयरी मिल्क देगा उसको। सर ऐसे तो कोई आंसर ही नहीं बताएगा, देखो रिस्क वर्सेस रिवार्ड होना चाहिए ना। चीटिंग हो गई ना। सर बताना क्या था इस क्वेश्चन में? कौन है ये जीनियस, किसने पूछा ये? तब से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा हम हर सर्किट की? सर आर इक्विवेलेंट फॉर हाँ, इन्फिनिटी। तो फिर इसमें हम कुछ अलग क्यों करेंगे, वही करेंगे यहाँ भी। इनफाइनाइटली मैनी है, ठीक है। 4R. पहले तो मैंने मान लिया कि इस पूरे सर्किट की आर इक्विवेलेंट है एक्स, फिर मैंने इस सर्किट को एक लूप कम करके बाकी का पूरा बना लिया, मतलब एक लूप एज इट इज छोड़ दिया और बाकी पूरे को ऐसे बना लिया एक सिंगल। तो ये पूरा इतना पूरा पार्ट की अगर सबकी आर इक्विवेलेंट एक्स है तो एक लूप कम करने के बाद जो कुछ बचेगा उसका आर इक्विवेलेंट भी कितना होना चाहिए, एक्स, राइट। तो अगर पूरे का आर इक्विवेलेंट एक्स मानते हैं, पूरे का इक्विवेलेंट एक्स मानते हैं, तो एक लूप छोड़ के बाकी जो कुछ बचा उसका इक्विवेलेंट भी एक्स होना चाहिए। और अगर इसका इक्विवेलेंट भी एक्स है और इस कंप्लीट का इक्विवेलेंट भी एक्स है, तो हम इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते कैसे हैं, ये आर
ये बीच वाला जाएगा 2rx अपॉन r प्लस एक्स, और ये नीचे वाला 3r, और इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 4r प्लस 2rx अपॉन r प्लस एक्स। ये तीनों सीरीज में हो गए, ये तीनों सीरीज में हो गए, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, हमने कंप्लीट पूरे सबकी इक्विवेलेंट कितनी मानी थी, x, तो इस वैल्यू की वैल्यू x के बराबर होनी चाहिए। तो इक्वेशन बनी 4rx, सॉरी, इक्वेशन बनी 4r प्लस 2rx अपॉन, यहां पर 2r आएगा, अपॉन 2r प्लस एक्स इज इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व किया किसी ने, चेक करो ये वाली इक्वेशन आई क्या तुम लोगों की। ये इक्वेशन यहां तक किसी की मैच करी? नहीं सर। हाँ सर। अच्छा, क्या गलती हुई तुमसे बताओ नैनी, कहाँ पर गलती करी तुमने? प्लस माइनस में गलती हो गई, वो तो समझ आ गया कि कैसे निकालना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो प्लस माइनस तो आ जाएगा धीरे धीरे। सर रूट में आ रही है वैल्यू। हाँ बेटा, इस बार अच्छे नहीं आएंगे आंसर, हर ज्यादातर अच्छे नहीं आएंगे, कभी कभी बस चांस की बात होती है कि आंसर अच्छा आ जाए। ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन के आंसर रूट में ही आते हैं, पर कभी कभी अच्छे भी आ जाते हैं। आगे सर। हाँ, एक बार मेरे को बता, मैं लिख दूं मैं फिर भी, क्योंकि ना किसी का गलत हो रहा हो तो पहले एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8r स्क्वायर प्लस 4rx प्लस 2rx डिवाइडेड बाई 2r प्लस x इज इक्वल्स टू x। ये हो जाएगा 8r स्क्वायर प्लस 6rx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2rx। अब क्वाड्रेटिक बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4rx माइनस 8r स्क्वायर इक्वल टू 0। और अब क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा देंगे, x इज सर ये प्लस होगा ना, कौन सा वाला सर 4x। ये इधर 2rx है और इधर से 6rx इधर आएगा तो आप माइनस, उधर ले गए सर, मैं इधर ले आया था उसको। कोई बात नहीं, देख लो, ठीक है। तो 4r प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, 8 4 जा 32 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। अरे 16 प्लस 32 कितना होता है, 48। 48 होता है 16 3 जा, तो प्लस 16 बाहर आ जाएगा, 4√3r डिवाइड बाई 2। आंसर आया r ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3 या 2r ब्रैकेट में 1 प्लस √3। किसी का मैच किया? यस सर। क्या बात है, तो बताया क्यों नहीं, अच्छी खासी चॉकलेट मिल जाती। कब बताए थे? तो तुम लोगों की आवाज क्यों नहीं आती है, मेरी आवाज भी इतनी कम आती है तुम लोगों को, हल्की हल्की, तब तो कुछ ना समझ में आना तुमको, अगर तुम्हारी मेरी आवाज भी तुमको हल्की हल्की सुनाई दे रही है। तुमको मेरी आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती है ना? यस सर। आकाश, तेने वाईफाई लगवाना था, लगवा लिया? यस सर, लगवा लिया। बहुत सही, वाईफाई तो सब लगवा ही लो। वैसे किसी को पता है कि कब से एजुकेशन खुलने वाला है, कोई न्यूज़ मिली किसी को? सर
अगस्त से बोल रहे हैं। अरे यार, मेरे को कुछ बीच में जुलाई वाला न्यूज, गया वो सिस्टम जो कह रहे थे कि मिड ऑफ मेरे को एक न्यूज आई है बीच में कि 25 तारीख से जून से कुछ कुछ क्लासेस शुरू होने का है चांस, लेकिन वो न्यूज अभी स्टेबल सोर्सेस से नहीं है। चलो भाई, इनफाइनाइट वाला केस तुम्हें बुक में मिले तो पक्के से कर लेना, ठीक है। चलो हाँ, तुम्हें परेशान करने की खातिर एक और देते हैं, और इस बार कुछ चेंज कर देते हैं। इस बार कुछ ऐसा करते हैं जिससे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि तुम लोगों को पसंद नहीं होता ज़्यादा दिमाग चलाना, बट आदत डालनी है मुझे, ठीक है। अरे यार, ये टेढ़ा क्यों जा रहा है मेरा? अभी भी टेढ़ा है। हाँ, अब ध्यान से देखना, इस केस में वैल्यू दे रहा हूं मैं, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम। नहीं, इससे अच्छा दे सकता हूं मैं, आई कैन डू बेटर। 1 ओम और ये 3 ओम, ये 2 ओम और ये 6 ओम, ये 4 ओम और ये 12 ओम, ये 8 ओम और ये कितना हो जाएगा, 24 ओम। हाँ भाई, कुछ दिमाग की घंटी बजी तुम्हारी, क्या करना चाहिए इस केस में? क्वेश्चन वही है, ए और बी के बीच की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। क्या करना चाहिए? एनी आइडियाज माय डियर स्टूडेंट्स? कोई आइडिया आ रहा है किसी के दिमाग में? ऐसा कर ले तो शायद हो जाएगा। तो कुछ नहीं आ रहा, बस ये एक पैटर्न सा दिख रहा है कि 3 और 6 में मल्टीपल, अच्छा, 24 में चलो मैं एक चीज पूछता हूं, अगर ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो अगर मैं सर्किट सिर्फ सी और डी से बनाऊं, मतलब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि पहला लूप है ही नहीं, सिर्फ तुमको दूसरा लूप ही दिखाई देता, सिर्फ ये लूप दिखाई देता, 2 ओम 6 ओम, 4 ओम 12 ओम, 8 ओम 24 ओम, तो क्या तुमको ये चीज दिखाई देती है कि ये लूप भी सेम है ऊपर वाले लूप जैसा ही, पर इसकी हर एक रेजिस्टेंस ऊपर वाले से डबल है? शुड रिपीट माई सेल्फ, और डू यू अंडरस्टैंड? अरे एक बार हो वंस अगेन का नारा आया है कि वंस मोर, नहीं वंस मोर होता है ना। तो मैंने ये बोला कि अगर ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स मानूं, और फिर इसको बता दूं कि देख बेटा, पहला 1 का था, फिर 2 का, फिर 4 का, 8 का, इधर 3 6 12 24, तो आर इक्विवेलेंट एक्स आया था। अब मैंने दूसरा सर्किट बनाया, ठीक है, और दूसरे सर्किट में पहला 2, फिर 8 और फिर 3 6 12 24, तो क्या इस सर्किट में हर एक रजिस्टर पिछले सर्किट का डबल है कि नहीं है? पर कंपेयर ऐसे करना पड़ेगा, पहले वाले को इससे कंपेयर करना पड़ेगा, दूसरे को इससे, तीसरे को इससे, चौथे को इससे। इनफाइनाइट है तो आखिरी वाले की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। आर इक्विवेलेंट इसका कितना होगा, कोई तो बताओ। कौन था ये जीनियस? सर आकाश। अरे वाह, कौन सा आकाश? ये मैं कैसे याद रखूंगा? सर 15 वाला।
पुराना वाला, यस। अच्छा अच्छा, अलग अलग है, आईआईटी वाला एक है और एक नीट वाला है। वैसे लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद मैं बैचेस अलग अलग करने की सोच रहा हूँ आईआईटी और नीट के। ठीक है, पर जब तक लॉकडाउन है तब तक एक साथ रखूंगा, क्योंकि मैं अभी बहुत टफ चीज़ें वैसे ही नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, इसे पढ़ाने में ही बैंड बज गई। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन सी एंड डी कितना लेंगे हम? 2x। क्या ये चीज बाकी लोगों को भी चमकी? यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे सोचना, ऐसे सोचना कि व्हाट इफ इस सर्किट में से एक लूप नहीं निकाला होता, व्हाट इफ इस सर्किट के हर लूप का 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो तुमको यही तो दिखता सर्किट। क्या सर्किट दिखता? अगर इसका हर लूप का 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो तुम्हें दिखता यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 3 ओम, ओ सॉरी, यहाँ पर 2 ओम और यहाँ पर 6 ओम। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, हर रजिस्टर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ 4 ओम और यहाँ पर 12 ओम, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई आता है 8 ओम और यहाँ पर 24 ओम। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई? ठीक है, तो यस सर। टेक्निकली अगर इस सर्किट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सी और डी के बीच का सर्किट बन जा रहा है या नहीं बन जा रहा है? सी डी के बीच का सर्किट बन गया कि नहीं बन गया? अगर हम प्राइमरी ए बी के बीच के सर्किट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर ए बी के बीच आर इक्विवेलेंट एक्स है तो सी डी के बीच आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2x। अब मैं ओरिजिनल को फिर से बना रहा हूं, ओरिजिनल यानी ए बी के बीच का फिर से बनाता हूं सर्किट। तो उसमें पहला 1 ओम था, उसके आगे 3 ओम था, उसके आगे सी डी का इक्विवेलेंट। तो सी डी का इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हैं? 2x। और अब अपना दिमाग लगा के बताओ कि अगर इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करूं तो वो कितना आना चाहिए? 1 3 और 2x का इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए? X. x, that is 1 plus 3 into 2x upon 3 plus 2x। पहले इन दोनों का पैरेलल में ले लिया और फिर उसमें सीरीज का 1 जोड़ दिया। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? x। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो मेरी सारी मेहनत सफल है। तो अब मुझे बताओ कि मेहनत सफल हुई कि नहीं हुई? यस सर। आ गया, रिदम को आ गया, आई थिंक अमेय को भी आ गया, एक आकाश को भी आ गया, और नैनी तेरे को आया समझ में? यस सर। और राहुल, Yes sir. विनीत, सर आ गया पक्का ना? सर, पूरी तरह नहीं आया सर, बस देख, आ बहुत गया। सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े समझने से अच्छा है एक क्वेश्चन अच्छे से समझने का, ताकि वो आए तो कम से कम सॉल्व तो हो जाए। तेरे को क्या नहीं समझ में आ रहा? सर ये आपने जो सेकंड वाला सर्किट बनाया, इसका सर 2x कैसे आया? ये तो समझ आया कि वो डबल हो रहा है भाई, ए बी के हर रजिस्टर को अगर डबल कर दें तो इक्विवेलेंट डबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। अरे तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर किसी सर्किट के हर रजिस्टर को डबल कर दिया तो उसका इक्विवेलेंट भी डबल हो ही जाना चाहिए, मतलब क्यों नहीं होगा आखिर, है ना? रजिस्टर को तो ए बी के हर एक रजिस्टर को अगर डबल करके सर्किट बनाए तो वो सी के बीच का सर्किट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है सर। अब तेरे दिमाग में जो चीज आ रही है वो ये कि सर लास्ट में ए बी में एक ज्यादा रहा होगा। वही मैं समझाना चाह रहा हूं कि इनफाइनाइट के केस में एक कम या ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनफाइनाइट का मतलब ही होता है। आई बात समझ में? यस सर, अब आया। ठीक है, इसको लिख लेना पक्के से। ठीक है, आया या नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हें नीट देना होगा तब तक तुम भूल चुके होगे कंसेप्ट, क्योंकि और कहीं ये कंसेप्ट आता नहीं है। ठीक है, और किसी चैप्टर टॉपिक में काम नहीं आएगा, तो ये भूल चुके होगे तो प्लीज नोट इट डाउन और स्टार मार्क करना, तो मैं बाद में रिवाइज करना होगा। एक सेकेंड, 2 आंसर आ गए क्या? यस सर। अरे यार, 2 नहीं आने चाहिए। एक सर्किट का इक्विवेलेंट तो एक सिंगल वैल्यू ही आनी चाहिए। मैं करता हूँ सॉल्व अपना, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट।
क्या? तो जैसे हमने कैपेसिटर में माइनस वाला नेगेट किया था, तो इसमें भी तो करेंगे। हाँ, मतलब रेजिस्टेंस निगेटिव तो नहीं आ सकती किसी सर्किट की। हाँ, तो सब तो एक ही वैल्यू निकलेगी। अच्छा, 3 प्लस 2x प्लस 6x। एक ही आंसर है। हाँ ठीक है ठीक है। एक सेकंड में कर रहा हूँ बस। 2x² प्लस 3x माइनस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर 25 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस 24। अरे वाह, आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं। 2a 5 प्लस माइनस 7/4। माइनस वाला हटा दो, 12 3 ओम आ रहा है क्या आंसर? यस सर। बहुत बढ़िया, यस ठीक है। अब मैंने बहुत टाइम लगा दिया एक एक इस टाइप के क्वेश्चन में। अब और क्वेश्चन आएंगे तो तुम कर लेना खुद से, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इनफाइनाइट वाला। और और कौन सा सर्किट आ सकता है जो तुम्हें परेशान कर दे? हाँ, मैं वो भी बता दूं कि मैंने किरचॉफ्स लूप लॉ उसमें तो पढ़ाए थे। किरचॉफ्स लॉ बताए थे ना मैंने कैपेसिटर में, याद है ना सबको? एक था जंक्शन लॉ और एक था लूप लॉ। जंक्शन लॉ क्या कहता है कि अगर एक तरफ से करंट आ रहा है और दो तरफ जा रहा है, तो अगर इधर से I1 करंट आ रहा है और इधर I2 जा रहा है, इधर I3 जा रहा है, तो I1 बराबर होगा I2 प्लस I3 के। ओके, ये क्या है? ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, गॉट इट। और ये लूप लॉ के बारे में क्या बताया था, याद है? अगर किसी लूप में मल्टीपल चीज़ें कनेक्टेड है, रजिस्टर, कैपेसिटर, बैटरी, मल्टीपल बैटरीज भी कनेक्टेड हो सकती है, एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसा ऐसा कुछ भी मतलब हो सकता है। लो, मैंने एक बनाई दिया एग्जाम्पल, ठीक है। ये R, ये 2R, ये 3R, ये 2V, ये 3V, ये 4V। ओके, ऐसा कुछ भी सर्किट कॉम्प्लिकेट सा दे सकता हूं मैं। तो मैंने ये समझाया था कि अगर एक पॉइंट पर शुरू करके, किसी भी एक पॉइंट पर शुरू करके घूम के वापस उसी पॉइंट पर आते हैं, तो सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम 0 होगा। क्या सब लोगों को पढ़ाया था मैंने किरचॉफ्स लूप लॉ? कोई ऐसा तो नहीं है जो उस टाइम पर नहीं था क्लास में? विनीत, तेरे को किरचॉफ्स लूप? सर मैं रह गया था। कौन? विनीत ना? यस सर। हाँ, तो मैं अभी बता देता हूँ तेरे को। सेम है, जो कैपेसिटर में था वही रजिस्टर में है। कि इस सर्किट में हमें करंट की एक डायरेक्शन अज्यूम करनी पड़ेगी, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम कर ली, ऐसे, ठीक है। आई वैल्यू अज्यूम कर ली कि करंट आई इसमें जा रहा है। अब मैं पोटेंशियल एट ए से शुरू कर रहा हूं, वी ए से आगे गए, ए से इस पॉइंट तक पहुंचे, क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? ना बैटरी है ना रेजिस्टर है, नहीं आएगा। फिर ए से बी पहुंचे, फिर बी से सी गए। बी से सी जाने में एक रजिस्टर है, कितना? 3R, और उसमें करंट है कितना? I। तो करंट हमेशा किधर फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जैसे पानी हमेशा किधर फ्लो करता है?
हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ। तो जब हम बी से सी गए तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? हाँ आएगा। कितना आएगा? -I इंटू 3R। यही ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ कितना था? V इज टू IR। तो इसमें V जो था वो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था। क्या ये चीज समझ में आई तेरे को विनीत? यस सर। हाँ, मतलब पहला मैं A से शुरू कर रहा हूं, फिर मैं पहले केस में A से B गया, तो A से B के लिए -IR, वो सॉरी A से B कुछ भी नहीं था, फिर B से C गया तब -IR, A से B कुछ भी नहीं था, फिर B से C के लिए -IR। अब C से मैं किधर जाऊंगा? D। तो C टू D के लिए बीच में रजिस्टर है क्या? नहीं, रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर के लिए IR, और बैटरी के हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल प्लेट पे जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं। तो C से D पे पोटेंशियल राइज होगा। कितना राइज होगा? 3V। आई बात समझ में या नहीं? सर अगर वो उल्टा होता तो ये माइनस अरे उल्टा का चिंता ना कर, उल्टे अभी आएगा ना, आगे आएगा उल्टा, ठीक है? पर पहले सीधा वाला समझ में रेजिस्टेंस नेगेटिव ही होगा। करता है आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। डी, मैं दोनों तरह से बता दूंगा, पहले ये वाला समझ लो, फिर मैं उल्टा वाला भी बता दूंगा। डी से ई के लिए बताओ क्या वैल्यू आएगी? डी से ई जाएंगे तो कितना करंट जा रहा है? आई। कितना रेजिस्टेंस है? आर। -IR। हमेशा निगेटिव नहीं होगा बेटा, हमेशा नहीं आएगा। मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, उसमें नहीं आएगा, अभी के लिए आ रहा है। ई से एफ के लिए कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट दोनों पॉइंट को ई भी बोल सकते हैं। अगर आप कुछ समझदार हो तो आप इन दोनों पॉइंट को सेम ही नाम दोगे, तो यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर ई से एफ के लिए कौन बताएगा मुझे? तू ही बता विनीत, तूने पहले नहीं किया था अटेंड ये वाला। तो ई से एफ के लिए मैं वोल्ट लिखूं या -2 वोल्ट लिखूं? एफ के लिए -2V। बहुत बढ़िया, -2 -2 वोल्ट। एफ से जी के लिए एफ से जी के लिए सर हो जाएगा प्लस नहीं, आई माइनस होगा इंटू ना, टू अभी आर। भी हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर तू ध्यान, करंट की डायरेक्शन मतलब लोअर डाउन द स्लोप जा रहे हैं। ओके, फिर जी से ए के लिए वापस जी से एक सर इस केस में हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, इसका मतलब बड़े, तो सर यहाँ ठीक है। और +4 भी इतना हो जाएगा, करके 4 हम कहाँ पहुंच गए? हम वापस पहुंच गए पोटेंशियल एट ए पर, ठीक है? तो ऑल दिस वैल्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए। तो जब हम वापस ए पर पहुंच गए तो मैं इसको हटा रहा हूं ना, ये कंफ्यूज कर रहा है मुझे, ठीक है? तो हमारी वैल्यू, हम वापस कहाँ पे पहुंच गए? इक्वल टू पोटेंशियल एट ए। ये कट जाएगा इससे, और ये क्या आ गया? सारे पोटेंशियल का सम इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर 3V - 2V + 4V कितना हो जाएगा? 7V - 2V, 5V हो गया। -3IR - 2IR -IR, 3 और 2 5, -6IR आ गया, इक्वल टू 0। आई की वैल्यू आ गई 5V/6R। तो दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स बहुत टाइम हमारा बचेगा किरचॉफ्स लूप लॉ से। बाकी लोगों को याद आ गया किरचॉफ्स लूप लॉ? पहले हमने कैपेसिटर के लिए किया था, अब हम रजिस्टर के लिए करेंगे। लिख लो इसको, फिर मैं इस पर क्वेश्चन देता हूँ। रेजिस्टेंस में अभी नेगेटिव बताता हूँ, सर्किट ड्रॉ करता हूँ दूसरा। ठीक है, इसको हटा दूं पहले मैं, इसमें बहुत कुछ कर दिया मैंने, अब ये समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। हटा दूं? कोई लिख तो नहीं रहा है? अच्छा, सर एक सेकेंड। अब हटा दूं? ओके। हाँ, अब पहले अमेय का क्वेश्चन कि ये निगेटिव क्यों आता है, तो ऐसे समझना, किसी भी रेजिस्टर में करंट कब फ्लो होता है?
जब उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए। ये ईएमएफ है, इसका ईएमएफ है V, और इस ईएमएफ की वजह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और ये रेजिस्टर है R। तो हमको पता है बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस VB कितना है। तो तुम देखोगे कि B से चलना शुरू किए, इधर गए, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। चलना शुरू किए, इधर गए, कोई यहाँ तक आने पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। जैसे यहाँ से इधर जंप किए, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर आए कि नहीं आए। तो जैसे इधर से इधर गए तो VB से हमने शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ गए तो प्लस V, और फिर ये कौन से पहुंच, इसके आगे गए कोई चेंज हुआ नहीं, ऊपर गए कोई चेंज हुआ नहीं, कहाँ पर पहुंच गए, इक्वल टू VA। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या आ गया, VA माइनस VB कितना हो गया, V। समझ में आया, VA माइनस VB कितना हो गया, V। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखते रहना। तो और V की वैल्यू किसके बराबर है, VA माइनस VB कितना हो गया, IR। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, VA माइनस IR इज इक्वल्स टू VB। हमें तेरा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। A से B गए तो पोटेंशियल एट A माइनस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट B आ गया। आई बात समझ में या नहीं। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो जा ही इसलिए रहा है कि इधर का पोटेंशियल हाई है और इधर का पोटेंशियल लो है। आई बात समझ में, ठीक है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पर ये सिर्फ रजिस्टर के लिए है। बैटरी क्या बताऊं, ये समझ नहीं आया, B इक्वल टू VA V इक्वल टू VA माइनस VB नहीं समझ में, इसको इधर ले गए, ठीक है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या थ्योरी पे क्या बात करें ज़्यादा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तुम लोगों को। यार मेरी आज ना लाइन सीधी नहीं बन रही है, पता नहीं क्या हो गया है। चलो इससे बनाता हूँ, इससे भी सीधी नहीं बन रही, हद है। हाँ बोलो। नमस्ते नमस्ते, ऑफिस पहुंच गए तुम? 3 बच्चों से? अच्छा, ठीक है। ठीक है, अच्छा मैं नंबर लिख लेता हूँ। बोलो। 990, अच्छा 990 9 663 67। क्या नाम? आज ड्रॉप कर रहा है, हाँ ठीक है, ठीक, अच्छा अभी ठीक है, ठीक है। और भी तुम बता रहे थे किससे बात है? ठीक है, ठीक है, ये ज़्यादा कॉस्ट रहता है, इसे करता हूँ, ठीक। आकाश का ड्रॉपर है, लेकिन अभी आकाश में कोचिंग नहीं कर रहा।
बस सो ही रही है। हाँ भाई, जरा फोन आ गया था मेरा। अब बताओ, इसको सॉल्व कर रहे हो तुम? किरचॉफ्स लूप लॉ लगाते टाइम आप किस पॉइंट से चलना शुरू कर रहे हो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आपको बस किसी एक रैंडम डायरेक्शन में करंट अज्यूम करना है और शुरू हो जाना है। अगर आपकी डायरेक्शन गलत होगी तब भी आंसर सही आ जाएगा। बस आपको कोई एक रैंडम डायरेक्शन में करंट अज्यूम करके शुरू हो जाना है। डायरेक्शन सही गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई थिंक आज हम विनीत पर ही फोकस करते हैं क्योंकि उसने पहले नहीं पढ़ा था। विनीत, ए पॉइंट से शुरू करना है मुझे लिखना और पूरे लूप में घूम के ए पे वापस आना है। ए से बी के लिए पोटेंशियल राइज या ड्रॉप क्या लिखूंगा? बैटरी में हमेशा देखना है छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट पे जा रहे हैं क्या। अगर जा रहे हैं तो +5 वोल्ट। वेरी गुड। फिर बी टू सी के लिए बेटा क्या लिखूंगा मैं? सर B2C के लिए सर -IR। बहुत बढ़िया, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। रजिस्टर में करंट तभी फ्लो होता है जब हम एक तरफ हाई पोटेंशियल हो दूसरी तरफ लो पोटेंशियल हो, ठीक है। सी से डी के लिए बताओ क्या लिखूं? सर C से D +15 वोल्ट। डी टू ई के लिए बताओ। सर -I। ई टू एफ के लिए बताओ। के लिए हो जाएगा सर -10। एफ टू ई एफ जी के लिए F2G के लिए माइनस और जी टू ए के लिए सर इसमें भी सेम होगा ए पर वापस आ गए -I = 0। कितनी बड़ी इक्वेशन लगे, एक लाइन की इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं? यस बस करंट आएगा आई थिंक 1 एम्पियर करंट आया क्या बच्चों? बहुत बढ़िया, हाँ सर। बहुत ही बढ़िया। किरचॉफ्स लूप लॉ समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन ना नीट में आएगा ना आईआईटी में आएगा, ठीक है। ये दिस इज टू इजी फॉर नीट और आईआईटी। और आंसर बेटा 1 एम्पियर आया था। इक्वेशन हटा दी मैंने, तो अब अगर तेरा नहीं आया है तो मुझे नहीं पता। ठीक है, ट्राई अगेन अगर नहीं आया था तो मेरे को थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देना है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन से मेरा मतलब है, नीट में तो ऐसा पूछ लेते हैं, सारी वैल्यूज खुद से बता देते हैं और फिर 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल पूछ लेते हैं। मतलब जरूरी नहीं है पूरे लूप में ही किरचॉफ्स लगाना हो, कभी कभी आधे अधूरे में भी लगाने से काम हो जाता है। शायद ये 2019 में या 17 में क्वेश्चन आया था शायद, ऐसा कुछ था, अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट था, ठीक है। और ये 1 ओम, ये 5 वोल्ट और ये 4 ओम, और इसकी वैल्यू शायद नहीं गिवन थी, और ये 2 ओम, ये 10 ओम, ठीक है। और कुछ वैल्यूज गिवन थी, क्या वैल्यूज गिवन थी, लेट मी जस्ट, कौन सी, हाँ ये बैटरी है। ओह ये ओम में क्यों लिख दिया मैंने, ये 10 वोल्ट, ओके। ऐसा कुछ था। और एक सेकंड में वैल्यूज बता रहा हूँ। कुछ वैल्यू दी हुई थी कि इधर से याद नहीं आ रहा मुझे, इधर से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। इधर से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये बताओ।
इसका करंट पता था। कोई बता सकता है कैलकुलेट करके? वही किरचॉफ्स लूप लो लगाना है, लेकिन इस बार पूरे लूप में नहीं घूमना है, सिर्फ ए से बी तक पहुंच जाओ। 6 आ रहा है, ए से चलना शुरू हुए, ए से बी तक के लिए क्या नहीं, सी बी नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे पी, इसको बोलेंगे क्यू, और फिर पहुंच गए बी। तो वी ए से पी तक के लिए लिखेंगे +5 वोल्ट, पी से क्यू के लिए -I इंटू आर, क्यू से बी के लिए -10 वोल्ट। कहां पहुंच गए? पोटेंशियल एट बी। तो वी ए +5 वोल्ट -I कितना है 1, आर बी 1, तो 1 इंटू 1 तो 1 वोल्ट ही हो जाएगा, -10 वोल्ट इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आता दिख रहा है? -11 + 5 -6, उधर गया तो 6 वोल्ट आया। समझ में? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, बहुत ही इजी है। यस सर। ठीक है, पता नहीं लोगों को क्यों प्रॉब्लम आती है इसमें, मुझे तो ये बहुत इजी लगता है। तो सर वो रेजिस्टेंस आर कहाँ गया भाई सर? उस रास्ते से गया ही नहीं मैं, इस रास्ते से जाता तब तो मुझे इस करंट की जरूरत पड़ती, ऐसे जाता फिर ऐसे फिर ऐसे जाता। मैंने इस रास्ते से कैलकुलेट कर लिया हाइट डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब। समझ में आई बात या नहीं? सर मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट होने से पोटेंशियल पे फर्क नहीं, नहीं पड़ेगा ना? यहां पर अगर रजिस्टर होता तो मुझे उस करंट की जरूरत पड़ती, पर रजिस्टर है ही नहीं, तो मुझे यहां पर इस वाली लाइन में करंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां से 1 एम्पियर आ रहा है, ये हो सकता है इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता, लेकिन मुझे उन दोनों करंट की जरूरत नहीं है ना, मेरा काम तो इस वाले आई से ही हो गया। यहाँ पर करंट कितना गया और यहाँ पे कितना गया उसकी जरूरत नहीं है, I1 I2 की कोई नीड ही नहीं है। समझ में या नहीं? तो अगर Q और B के बीच में एक रजिस्टर होता तो फिर कैसे? बी और क्यू के बीच में अगर एक रजिस्टर होता, चलो तुम लोग मुझे क्वेश्चन बना के दे रहे हो तो अच्छी बात है, इसका मतलब तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, जब तक डाउट आ रहे हैं तब तक इट इज ऑल गुड, जब डाउट आना भी बंद हो जाए ना तब समझ लेना कि तुम मुसीबत में हो। ठीक है, लो अब मैंने कुछ ऐसा बना दिया सर्किट ए बी। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, और ये भी 2 ओम। ठीक है, और इसको भी 1 कर देते हैं, और बैटरी के वोल्टेज को चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 10 वोल्ट, इसको कर देते हैं 20 वोल्ट। ओके, तो अब इस केस में मैंने आपको दे दिया, या तो मैं बोलूंगा सर्किट सॉल्व करके पहले करंट निकालो फिर स्टार्ट करो क्वेश्चन, या फिर मैं कुछ वैल्यूज ऑलरेडी दे दूंगा। तो लेट्स से मैंने वैल्यूज नहीं दी, तो उस केस में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे? मान लेना यहां से करंट कितना निकला I1, तो ये आगे गया I1, यहां पर जाके ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों तरफ, है ना? ठीक है, यहां पर जाके करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप मान लेना इधर की तरफ गया I2। अगर इधर I2 गया तो इधर कितना जाएगा? I1 आ रहा था, अगर नीचे तो आगे कितना जाएगा? I1 माइनस I2। ये बात समझ में आती है? और फिर इधर से I1 माइनस I2 घूम के आएगा, इधर से I2 घूम के आएगा, इसमें कितना करंट जाएगा? इस 2 ओम में कितना करंट जाएगा? I1। जिस बैटरी से जितना करंट बाहर निकल रहा है उसको उतना वापस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई पूरी कहानी। अब आपको दो अननोन है I1 और I2, और आपके पास दो ही लूप है, एक ये वाला लूप और एक ये वाला लूप। तो ये थोड़ा सा अब हम टफ क्वेश्चन पे जा रहे हैं।
क्या आप मुझे दोनों लूप के लिए किरचॉफ्स की इक्वेशन लिख के दिखा सकते हो? पहले लूप 1 के लिए लिखो और फिर लूप 2 के लिए लिखना। सर दोनों की हाँ, सेपरेट सेपरेट क्यों नहीं लिखेंगे? लिखेंगे? किसी भी लूप के लिए इक्वेशन लिख सकते हो। इस बार VA माइनस VB निकालने के लिए पहले मुझे ये करंट्स की वैल्यूज तो चाहिए होंगी, तो वो करंट की वैल्यू निकालने के लिए मैं दोनों लूप में किरचॉफ्स लूप लॉ लगाऊंगा। मेरे को दो इक्वेशन मिलेंगी, दो अननोन है I1 I2, सॉल्व करके आंसर आएगा। आई बात समझ में? तो चल तू बता मेरे को, फर्स्ट लूप में ए से शुरू करके ए पर वापस आना है, क्या इक्वेशन बनेगी बोल। सर VA प्लस 10V 10 वोल्ट प्लस प्लस क्यों बोल रहे IR हो? हाँ, करंट की माइनस डायरेक्शन। IR सॉरी माइनस फिर माइनस यहाँ IR पर यहाँ पे माइनस IR फिर यहाँ पर I2R। अच्छा, यहाँ पे सर माइनस IR इक्वल्स टू कहाँ पहुंच गए? I1R। सेम पॉइंट पे पहुंच गए, तो ये कट जाएगा, जीरो हो गया सबका। तो पहली इक्वेशन बनी 10 इज इक्वल्स टू I1 टू I1 3I1 प्लस I2। हाँ भाई, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो यहाँ पर। कौन सा माइनस नहीं 10 आया आएगा? ये वाला बैटरी के इक्वेशन में लिख सर ये बी के क्यों माइनस क्यों आएगा? बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं। सर जो फाइनल इक्वेशन है 3I1 प्लस I2। तो 10 को इधर रखा, I1 I2 के टर्म्स उधर भेज दिए, वो सब पॉजिटिव होगा। नालायक। ठीक है ठीक है। हाँ, सेकंड लूप की इक्वेशन बताएगा कोई? भाई जिसको डाउट हो ना अभी तक वो बताओ, जिसको डाउट है वो ट्राई कर लो। हाँ, नहीं, आवाज कट रही है तेरी, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। वो मैं टाइप कर देता हूँ। टाइप तो कर दे टाइप कर या दो लिख, ऑप्शन उसमें चैट में लिख दे, मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। सर एक बात पूछनी है, ये यार इधर ऐड हुआ क्या? जो ये पहला तेरी वाला और आवाज बड़ी दूसरे वाला अच्छी ऐड आती है, हुआ क्या साफ बात? आती है। पहले कौन सा ऐड करेंगे उससे पहले मुझे दूसरे लूप की इक्वेशन बता दो भाई, कोई बता दो जिसको जिसको सबसे कम समझ में आया हो। राहुल, पूरी क्लास में कुछ भी नहीं बोला है तू। राहुल चल इक्वेशन बता, सेकंड लूप की इक्वेशन कहाँ से शुरू करे ये भी बता दे। बी से शुरू करे या इससे जंक्शन से शुरू करे? बी से करते हैं, चलो बी से नीचे आए, कुछ चेंज आया? नहीं। इससे इधर आए, कुछ आया चेंज? +20। फिर इससे वापस ऊपर गए, कुछ आया चेंज? माइनस नहीं होगा बेटा, इस पर प्लस होगा। माइनस प्लस होगा। आई प्लस क्यों आया? करंट नीचे आ रहा है और हम किधर जा रहे हैं? ठीक है, फिर इससे आगे गए, माइनस ये तो आई प्लस आर I1 इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन आई सबको समझ में? सर ये I1 माइनस I2 कौन क्यों आया? देख लो वहां पे कितना है। आया। इधर से I1 आ रहा था, नीचे I2 गया, तो अच्छा, उधर ठीक। इतना है कर। ठीक है। अरे भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला प्लस तुमको समझ में आया या नहीं? ये नहीं आता तुमको समझ में, ये नहीं आता। ए
गया सर, क्योंकि हम नीचे से नीचे से ऊपर जा रहे हैं जबकि करंट नीचे जा रहा है, पर हम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर की तरफ घूमे हैं। नीचे जा रहा है, हम ये ऊपर जा नहीं रहे हैं। आता लोगों को समझ में, अपोजिट डायरेक्शन ध्यान से देख लेना, ठीक है। बोल देते हैं आ गया, लेकिन ये वाला नहीं आता है समझ, तो मैंने बता दिया, पॉइंट आउट कर दिया मतलब, ठीक है। अब इससे भी एक इक्वेशन बनेगी। इससे क्या इक्वेशन बनेगी? 20 प्लस I2 माइनस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0। तो इससे इक्वेशन बनी 2I1 माइनस 3I2 इज इक्वल्स टू 20। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लोगे? दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करना आता है ना सबको? सॉल्व करके आंसर बताओ I1 I2 की वैल्यूज। बहुत बढ़िया, आंसर बताना जरा। सर I1 है 100/22। I1 है 100/22। खतरनाक आंसर आ रहा है। और I कैसे सॉल्व करोगे दो इक्वेशन तुम? इसमें इंटू 3 करके ऐड करने से सॉल्व हो जाएगा। 30 प्लस 20 बराबर 9I1 प्लस 3I2 प्लस 2I1 माइनस 3I2। I1 आ रहा है मेरा 50/11, आई थिंक यही तुमने बोला। और I2 आएगा 10 माइनस 150/11। I2 नेगेटिव आएगा। 10 माइनस 150/11, 110 माइनस 40/11 आ रहा है शायद I2। माइनस का क्या मतलब बताया था मैंने? तुमने डायरेक्शन एक मानी पर आंसर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब डायरेक्शन जो तुमने मानी उसकी उल्टी डायरेक्शन है। इज दैट क्लियर? हाँ, जी सर। मतलब I2 जो हमने नीचे की तरफ आता माना वो एक्चुअली ऊपर जा रहा होगा। तो ठीक है, ऊपर जा रहा है। ठीक है सर। ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का मतलब बोल सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत और गड़बड़ करके फिर मेंस लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। किरचॉफ्स लूप लॉ आया सबको समझ में? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, अब एक ये बात बताओ, हमारी कल भी क्लास होगी? ओके, क्योंकि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ही रखने का मूड है मेरा भी। कौन सा टेस्ट है बेटा? अरे हम तो इवनिंग में रखूं? में रख लो। किस टाइम फ्री हो गए तुम लोग? 4 बजे? सर 4 बजे से रख लो। 4 4:30 पे रख ले क्लास। हाँ जी सर। ठीक है, रख लो सर। एक बार फिर भी याद कर लेंगे अपन कि मतलब रिमाइंड करा लेंगे, तो कल शाम को 4 बजे या 4:30 बजे क्लास रखेंगे। ओके ओके देन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, फीस तुम सबकी आ गई है ना? हाँ, मैं अकाउंट मेरा नहीं है, मुझे पता भी नहीं चलेगा अगर नहीं करोगे जमा तो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।